आज हमने ये जो टॉपिक है तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने यहाँ सवाल लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 3⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3⁵ तो इस केस में क्या होता है, जब भी हमारे पास a⁻m मल्टीप्लाइड बाई a⁻n होता है तो इसका वैल्यू होता है a⁻m+n होता है। तो अगर हम इस केस में देखें तो ये क्या है 3⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3⁵ तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए 3⁴ + 2 इक्वल टू हम कह सकते हैं, इस केस में कह सकते हैं 3⁶। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए इस केस में, तो इस केस में आंसर आना चाहिए 3⁶ की जो यहाँ दिया है। दूसरा सवाल है -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 10/18। तो अगर हम -3/4 ऐसे ही लिखें, -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 10 को लिखेंगे 2 × 5 लिखेंगे और 18 को लिखेंगे 2 × 9। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 3 1 हो जाएगा, यहाँ 3 3 हो जाएगा, यानी ओवरऑल ये वैल्यू हमारा बच गया है -5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए -5 डिवाइडेड बाय 12 जो यहाँ लिखा है। 5x - 8 इज इक्वल टू 22, देन द वैल्यू ऑफ x हमें ढूंढना है। तो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है हमारा 5x - 8 इक्वल टू 22। तो ये हमें इक्वेशन दिया है 5x - 8 इक्वल टू 22। तो इस केस में क्या है कि इस साइड में हम क्या करेंगे +8 करेंगे, इस साइड में हम करेंगे +8 और इस साइड में भी क्या करेंगे +8। ये वैल्यू कट के हो जाएगा 5x और यहाँ हो जाएगा 30। यहाँ हम 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे, तो इससे ये 5 कट जाएगा और x इक्वल टू जो है तो 30 को लिखेंगे 6 × 5 डिवाइडेड बाई 5 से 5 कट जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 6। तो हमारा x का वैल्यू आ रहा है इस केस में 6। प्रॉब्लम हमने ये लिया है, तो इसमें क्या दिया है -10 मल्टीप्लाइड बाय +9। तो अगर हम सिर्फ इतने इसके केस बात करें -10 मल्टीप्लाइड बाय +9 तो ये वैल्यू हो जाएगा -90 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा और प्लस ये हो जाएगा -10। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा ओवरऑल, तो ये ओवरऑल हो जाएगा -90 -10 इक्वल टू ये होना चाहिए था -100। प्रॉब्लम क्या है 10 डिवाइडेड बाई 16 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5/8 रेज़ टू 15। अगर हम इसको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को पहले 5 और 10 के टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या था 10 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 10 × 10 डिवाइडेड बाई 16 × 16। तो एग्जैक्टली इसमें क्या है कि अगर हम पहले 10/16 की वैल्यू देखें, 10/16 देखते हैं 10/16, तो ये क्या हो सकता है 2 × 5 डिवाइडेड बाई 2 × 8, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू था 5/8। तो ये जो पहला वैल्यू है तो ये एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है तो ये हमें दिया है 5/8 सॉरी, तो ये वैल्यू था 5/8 है, तो यानी कि वैल्यू 5/8 आया और उसका ब्रैकेट स्क्वायर करना है, यानी कि ये दिया है वैल्यू 5/8 का ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5/8 रेज़ टू 15। हमने क्या देखा कि अगर मान लीजिए वैसे सेम रहेंगे तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5/8 रेज़ टू 17 आना चाहिए। तो आंसर हमारा यहाँ लिखा है। A man is 26 years older than his son in 5 years। तो पहले हम लिखते हैं, तो मैन लिखते हैं, तो मैन इज इक्वल टू सन + 26। तो मैन जो है तो मैन का एज हमने m कंसीडर किया है और सन जो है तो सन का एज हमने 26 कंसीडर किया है इन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद क्या होने वाला है, तो मैन जो है तो उसका एज कितना हो जाएगा, मैन ईयर्स 5m+5 हो जाएगा और इन 5 ईयर्स देयर टोटल एज वुड बी 70,
यानी कि अगर हमें सन का भी एज 5 ईयर्स के बाद 5 ईयर से बढ़ जाएगा तो सन प्लस 5 हो जाएगा ये, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये 70 दिया हमें। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा m प्लस एस प्लस 10 इक्वल टू 70, ये वैल्यू मिल रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं m प्लस एस इक्वल टू 60। हमने दोनों साइड में क्या किया है, 10 माइनस किया है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और ये इक्वेशन ये है। तो इस इक्वेशन जो पहला इक्वेशन है 1m प्लस एस, तो m को क्या करेंगे, यहाँ माइनस एस करेंगे और s प्लस 26 जो है यहाँ भी माइनस एस करेंगे। तो दोनों साइड में अगर मान लीजिए हमने माइनस एस कर दिया तो यहाँ एस से एस कट जाएगा, तो m माइनस एस जो है तो इसका वैल्यू हमें 26 मिल रहा है। और हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन है, ये क्या था, m प्लस एस इक्वल टू 60। अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, 2m इक्वल टू 86। तो दोनों यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो यानी कि m जो है तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 43, यानी कि मैन का एज क्या आ जाएगा, तो 43 आ जाएगा। अगर सन की बात करें, देखिए हमें क्या पता है कि जो मैन है तो मैन का एज क्या है, सन से 26 ज़्यादा है। तो यानी कि सन जो है अगर m इक्वल टू एस प्लस 26 है तो हम क्या कह सकते हैं ना, m माइनस 26, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, s प्लस 26 से, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड में 26 माइनस करेंगे। तो 26 माइनस किया तो ये वैल्यू कट गया, तो सन का वैल्यू आ जाएगा। तो मैन का एज हमने निकाला 43 माइनस 16 करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 17। तो सन का जो एज है तो 17 आना चाहिए। अगर मान लीजिए 43 है तो 43 में अगर हम 5 साल जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और जो सन है तो सन में और 5 ईयर्स जो जोड़ा तो 17 प्लस 5 22 हो जाएगा। तो अगर ये टोटल भी 70 आ रहा है तो हमने जो भी कैलकुलेशन किया है इसका मतलब वो क्या है कि वो सही रहेगी। ये सारा हमारा यहाँ कैलकुलेशन लिखा है। The sum of two consecutive मल्टीपल ऑफ 3। तो देखिए अगर मैंने पहले अगर कंसीडर करता कोई नंबर m, तो उसके बाद जो 3 मल्टीपल का जो भी नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, m प्लस 3 रहेगा। तो यानी कि क्या बोला है उन्होंने, द सम ऑफ 2 नंबर, तो पहला नंबर m है और दूसरा नंबर m प्लस 3 आएगा। तो इसका मतलब अगर दोनों को ऐड करते तो हो जाएगा m प्लस 3, तो इसका हमें टोटल 69 आ रहा है। तो इसका मतलब है 2m प्लस 3, इसकी टोटल आ रही है 69। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है दोनों साइड से अगर हम -3 और -3 करते हैं ये 66 आ जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, 2m की वैल्यू 66 आ गई। यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद ये जो वैल्यू है m का वैल्यू 33 आ रहा है। अगर m का वैल्यू, क्योंकि ये क्या लिखा है हमने 33 इंटू 2 है और ये डिवाइडेड बाई 2 से 2 का है, m का वैल्यू 33। तो जो नेक्स्ट नंबर m प्लस 3 है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 33 प्लस 3, तो ये 36 आ रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम का। लिस्ट 4 रैशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -1। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी एक नंबर कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो इसको ही हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो हमें क्या दिया है, तो एग्जैक्टली -3 एंड -1 इसके बीच में निकलना है। तो इसके बीच में एक्चुअली -2 भी आता है। तो अगर हम इसको निकाल लें, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हमने 10 ये किए डिवीजन किए इसके, तो 10 डिवीजन किए, तो हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से 1 से 3 तक अगर हमने 10 डिवीजन किए तो आप अलग अलग नंबर लिख सकते हैं। देखिए यह -10/5 जो दिया है, तो -10/3 का -10/5 का मतलब है, तो इसका वैल्यू है -2। और मान लीजिए -8/5 है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1.3 आ रहा है। और जो -6/5 है, -6/5 है, तो ये हो जाएगा वैल्यू -1.2। ओके,
और जो -2/5 है तो इसका वैल्यू कितना है, तो ये हो जाएगा 0.4। तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है तो ये तो नहीं आएगा, -0.4 ये तो नहीं आएगा। 6/5 कह सकते हैं, 6/5 का वैल्यू है तो ये कह सकते हैं। तो हमें -2/5 है तो ये तो रॉन्ग लग रहा है। तो एक्चुअली इसको क्या होना चाहिए था, रादर ये -5/2 होना चाहिए था। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -2.5 कह सकते हैं। अगर हम करेक्शन करें इस सॉल्यूशन में और इसको -5/2 लिखें तो ये आंसर सही हो सकता है। तो बाकी तो सब नंबर इसके बीच में आ रहे हैं, माइनस और -3 के बीच में। तो यहाँ से एग्जैक्टली यही सिर्फ अकेला एक प्रॉब्लम है कि यहाँ एग्जैक्टली वो मैच नहीं कर रहा था। तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या लिखा, -5/2। तो ये सारे नंबर है रैशनल नंबर कि जो -1 और -3 के बीच में आते हैं। मैं सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है तो ये टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 जो टर्म है तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और ये एडिशन होता है। यानी कि नंबर है ये, तो ये नंबर है 3 × 3 + 1 / 3। तो ये नंबर क्या बनेगा, 3 × 3 = 9, 9 + 1 10, तो 10/3 एग्जैक्टली ये नंबर दिया है। अगर इस पर्टिकुलर नंबर की अगर बात करते हैं 1/2, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन या एडिशन है। तो क्या है, 1 × 2 + 1 / 2 नंबर है। तो एग्जैक्टली अगर ये देखें तो ये नंबर क्या बन जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 2 + 1 3/2 नंबर दिया है। और ये जो नंबर है 1 2/5 जो है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, तो यहाँ हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ एडिशन करना है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 × 5 + 2 / 5। तो ये नंबर क्या बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा 5 + 2 7, 7/5 ये नंबर है। तो यानी कि हमारे पास जो पहला नंबर था वो क्या है, जो पहला नंबर मिला है हमें वो था 10/3। तो यानी कि हम यहाँ अगर लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10/3 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर हमने क्या ढूंढा, 2/3। तो ये 3/2। तो अगर इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 10/2 जो है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यानी कि ये टोटल टर्म है, इसका नंबर वैल्यू आ गया 5। तो अगर हम इस 5 को, अभी हम इसको कट करते हैं, तो ये जो टोटल वैल्यू 5 आया हमारा, तो इस 5 को क्या करना है, तो इस 5 को हमें डिवाइड करना है। तो ये जो वैल्यू था हमारा, ये कितना था, 5 6, तो ये 7/5 था, ये 7/5 वैल्यू था। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, 5 × 5/7 ये नंबर था। तो ओवरऑल ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 25/7 हो सकता है। तो अगर ये 25/7 है तो इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, 7 × 3 = 21 और रिमाइंडर 4। तो ये जो नंबर है तो ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवाइज़र होता है। तो ये क्या होता है, तो ये डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र। तो ये नंबर, इन द फॉलोइंग फिगर नेम द पेयर्स ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटरनल अल्टरनेट एंगल एक तो ये आएगा और ये एंगल आएगा। तो जो पहला एंगल है तो उसका नाम है एंगल ANP, एंगल ANP है। और उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है NPD, एंगल NPD। दूसरा जो इंटरनल एंगल है तो मान लीजिए यहाँ है और दूसरा यहाँ है, तो एंगल क्या आएगा ये, तो एंगल है ये BNP। तो एंगल है ये BNP एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, BNP के बाद NPC, एंगल NPC। तो ये इंटरनल एंगल का पेयर हमने लिख दिया। ओके, अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्या बोला है हमें, द पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो देखा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है तो ये यहाँ एक्सटर्नल एंगल है और ये एंगल किसके साथ बराबर आना चाहिए, ये लाइन के ऊपर, तो इसके बराबर आना चाहिए।
तो ये एक्सटर्नल एंगल है। तो ये पहला जो एंगल है तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्सटर्नल को एंगल MNA। और दूसरा क्या एंगल आया, तो एंगल आया DPQ, एंगल DPQ आया। दूसरा जो अल्टरनेट एंगल था तो ये यहाँ है, तो इसका नाम है एंगल MNB। और दूसरा एंगल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो उसका एंगल का नाम लिखेंगे हम CPQ, एंगल CPQ या QPC ऐसा लिखा तो भी चलेगा, तो CPQ। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अभी हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल में ये एंगल पहला है और ये एंगल पहला है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में पहला क्या आएगा, एंगल MNA एंड एंगल NPC, ये हमारा पहला करस्पॉन्डिंग एंगल है। और लाइन के नीचे भी एक्चुअली आपका एंगल होते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ANP एंड एंगल लाइन के नीचे यानी कि CPQ, एंगल CPQ। तो ये हमारे एंगल है, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। हमने एक साइड के लिखे अभी तक। पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है तो ये जो लाइन के ऊपर का एंगल है और ये लाइन के ऊपर का एंगल है सेम होता है, तो ये कौन सा एंगल आ जाएंगे उसके पेयर, एंगल MNB, एंगल MNB। और ये एंगल क्या है, एंगल NPD है। ओके। और यहाँ लाइन से नीचे के भी एंगल होते हैं, तो लाइन के नीचे का जो एंगल है ये है और लाइन के नीचे एंगल ये है, तो ये हो जाएगा एंगल BNP, एंगल BNP एंड एंगल DPQ, एंगल DPQ। तो ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अभी हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल एडजेसेंट टू एंगल CPQ। देखिए अगर ये एंगल CPQ है तो ये भी एंगल हमारा क्या है, तो ये एंगल भी हमारा एडजेसेंट है और ये भी एंगल हमारा एडजेसेंट है। तो पहला जो एंगल है तो एंगल हमने लिखा NPC, एंगल NPC। तो ये हमारा CPQ को जो एंगल है तो उसको एडजेसेंट है। और दूसरा एंगल है हमारा एंगल QPD, एंगल QPD। तो ये हमारे क्या है, तो ये एडजेसेंट एंगल है एंगल CPQ को। If the two lines are intersected by transversal, then the number of pairs of interior angle on the same side of the transversal is। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ एक कोई तो लाइन है और यहाँ कोई तो एक लाइन है और इस लाइन को हमें ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये लाइन कोई तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ से इफ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल पूछा है ना, तो एग्जैक्टली क्या है कि ये एंगल क्या है, इंटीरियर है। तो एक्चुअली अगर पेयर की बात करें तो ये आंसर होना चाहिए था, एक साइड में सिर्फ हमें एक ही पेयर मिल रहा है, लेकिन अगर हम इस साइड जाएंगे तो इस साइड में भी हमें एक पेयर मिल रहा है जो इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली देखना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहे हैं या करस्पॉन्डिंग इंटीरियर बोल रहे हैं या सिर्फ इंटीरियर बोल रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा। बट लेकिन एक साइड की बात करें तो एक साइड में सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है, तो ये दिस नीड टू बी चेक्ड कि भाई क्या एग्जैक्टली वो पूछना चाहते हैं। Jaya can change a light bulb in 5/8 minutes. How many minutes she will take to change 5 light bulbs? तो देखिए एक बल्ब चेंज करने के लिए जया को कितना टाइम लगता है, तो जया को मान लीजिए 5/8 मिनट टाइम लगता है, तो 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 5 बल्ब चेंज करने तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 25/8 हो जाएगा। अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे 25/8 को, तो इसको लिख सकते हैं 8 यहाँ डिनोमीटर में आ जाएगा, 8 3 × 24 और रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये जो 3 है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्वोशंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा डिवाइजर होता है। 6 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर। देखिए अगर कोई तो 6 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, तो कोई तो नंबर है तो हम उसको प्रिज्यूम करते हैं x, और उसका हमने 5 के साथ सम किया, उसका हमने 6 टाइम्स किया और तभी हमें मिलेगा वैल्यू 60। तो हमें क्या मिलना चाहिए, 6 × ब्रैकेट्स x + 5 = 60। तो ये हमें
यहाँ लिख के दिया है। द टेम्परेचर एट 4 AM was -2 डिग्री सेल्सियस। एट 12 noon द टेम्परेचर हैड राइजन बाई 9 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर पूछा है, तो -2 तो ऑलरेडी टेम्परेचर था, वो कितने से इंक्रीज हुआ, तो 9 डिग्री से, तो -2 + 9, तो ये क्या आना चाहिए, तो +7 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। तो ये आंसर यहाँ लिखा है। दिस इज पार्ट ऑफ आशाज वर्क, शी हैज़ मेड अ मिस्टेक इन हर सोल्यूशन। तो हमें क्या दिया है, तो -2 -7 डिवाइडेड बाई 12 दिया है। तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू है -2/9 + 7/12। तो ये वैल्यू सही लिखी है। माइनस यहाँ एग्जैक्टली इन दोनों का एलसीएम 9 और 12 का एलसीएम 36 आता है, तो इसको 36 के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 36 करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी कैलकुलेशन सही है। तो ये वैल्यू कितना था, -2 × 4, तो -8 डिवाइडेड बाई 36। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है कि 7 × 3 21 होना चाहिए, तो उसने कैलकुलेशन में यहाँ गलती किया। तो ये जो है ये पार्ट है -2, यहाँ 21 आना चाहिए, तो यहाँ 10 लिखा है, तो यहाँ कैलकुलेशन में एरर है। तो हमारा आंसर भी यही है कि स्टेप 3 में उसने वापस कैलकुलेशन में एरर की है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। हमें क्या दिया है, 5⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 9⁻3 मल्टीप्लाइड बाई 7⁻3। तो अभी हम फिलहाल न्यूमरेटर को वैसे ही रखेंगे, 5⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 9⁻3 इंटू 7⁻3 ऐसे ही रखेंगे। डिनोमिनेटर में क्या 21⁻3 है, तो हम इसको लिखेंगे 7⁻3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3⁻3, ये वैल्यू लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है 7 - 2, तो ये वैल्यू लिखेंगे 5⁻4। तो ये वैल्यू लिखने के बाद तो ये यहाँ देखेंगे 7⁻3 वैल्यू कट गई, तो यहाँ 5⁻4 है, तो यहाँ वैल्यू कट के क्या हो जाएगा, 5⁻2 वैल्यू सिर्फ बचेगा। तो 9 का क्यूब जो है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 × 9 × 9 लिखेंगे, और 3 का क्यूब है तो उसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर्टिकुलर केस में ये जो है, तो यहाँ 3 3 था 9, तो ये कट गया, 3 1 था 3, 3 3 था 9। तो यहाँ हमें वैल्यू क्या मिला, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया 75 × 9। 5 का स्क्वायर 25 × 3 75 मल्टीप्लाइड बाई 9। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 9 × 45 4 9 9 7 अगर आप देखेंगे तो 675 कैलकुलेशन आ रही है, जो हमारा आंसर भी उन्होंने दिया है ऑलरेडी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स विड्थ, विड्थ को हम ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, बाई 10 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, अभी हम वही ढूंढेंगे। तो देखिए हमने लेंथ जो है, तो बड़ी वाली होती है जनरली, वो लेंथ होती है, तो हम लेंथ जो है, तो इसको हम लेंथ है, और ये छोटा वाला है, इसको हम ब्रेड्थ या विड्थ कह सकते हैं। तो हमें क्या बोला है कि विड्थ के मुकाबले में जो लेंथ है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और उसका ट्वाइस करेंगे, तो हमें 72 वैल्यू दी है पेरीमीटर का। तो अगर वैल्यू रखते हैं, लेंथ का वैल्यू था w + 10, और ब्रेड्थ था हमारा विड्थ यानी w = 72 अगर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू 2 × 2w + 10 = 72। दोनों साइड से हम क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगा 2w + 10 = 36। दोनों साइड से हम -10 करेंगे, तो ये हो जाएगा 26। तो 2w = 26। तो जो हमारा यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा w है, तो w आ रहा है 13। तो अगर मान लीजिए अगर हमारा w 13 है, तो w + 10 जो हमारा एग्जैक्टली लेंथ था ना, तो ये तो लेंथ है हमारा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 + 10, तो ये 23 आना चाहिए। तो ये वैल्यू हमारा 23 आना चाहिए, यानी कि विड्थ हमारा आ गया है 13 एंड
जो हमारा लेंथ है वो आ रहा है 23, तो ये हमारा कैलकुलेशन है। और अगर हम एंगल में भी देखें वैल्यू में, तो अगर हम देखें तो ये 23 एंड 13 ये हमारा वैल्यू आ भी रहा है। फाइंड द सम ऑफ द रैशनल नंबर, द सम ऑफ द 3 रैशनल नंबर इज 11/15 if the two of the number are 4/5 and -3/10 find the third number। तो ये वैल्यू क्या दिया हमें, 11/15 दिया है। ओके, तो हमारा जो थर्ड नंबर है हम उसको x प्रिज्यूम किया है। तो इसका मतलब कैलकुलेशन में क्या लिखा हमने, 4/5 + -3/10 जो उन्होंने गिवन दिया था वैल्यू। हाँ, और तीसरा जो नंबर है हमने x प्रिज्यूम किया है। अगर हम इसका इन दोनों को पहले एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका खुद का एलसीएम 10 है। तो अगर इनका एलसीएम अगर 10 है तो ये इसको क्या लिख सकता है, इसको लिख सकता है 4/5। इसको 10 करने के लिए हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 3/10 हो जाएगा। इसको प्लस ऐसे रखेंगे और ये हो जाएगा 11/15। तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/10 - 3/10 + x = 11/15 वैल्यू आ गया। तो 8/10 - 3/10 वैल्यू आ जाएगा 5/10 + x = 11/15 चाहिए, 11/15 वैल्यू। तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी 5/10 माइनस करेंगे, यहाँ से भी 5/10 माइनस करेंगे। इससे ये वैल्यू कट जाएगी, और जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में x बचने वाला है। तो जो 11/5 है एंड 5/10 है, इनका एलसीएम आता है 30। तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 22/30 - 15/30। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x = 7/30 आना चाहिए। कैलकुलेशन हमने यहाँ की है। अगर हम आंसर ढूंढें तो हमारा आंसर भी क्या है, 7/30। तो हमने करेक्ट कैलकुलेशन की है। इन द फिगर गिवन बिलो लाइन्स L M आर पैरेलल, यानी कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है तो ये पैरेलल लाइन दी है। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल 1 2 3 4। तो हमें यहाँ कौन सा भी एंगल नहीं दिया है। तो एंगल फाई जो है, तो 118 एंगल दिया है, और एंगल जो 6 है वो 95 दिया है। तो ये हमें ऐसी वैल्यू दी है। तो देखिए एग्जैक्टली क्या होता है ना, कि अगर हम लीनियर पेयर की बात करें तो लीनियर पेयर में क्या हो जाता है कि इनकी टोटल जो होती है तो 180 आती है। अगर हम यहाँ से इस पर्टिकुलर की बात करें तो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो 180 आनी चाहिए ये एंगल की। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 62 होना चाहिए। अगर ये 62 है तो इसका अपोजिट ये है, तो ये भी 62 होना चाहिए। 118 का ये अपोजिट है तो 182 होना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल, तो इनका टोटल 180 आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनल एंगल है या इंटीरियर एंगल है। तो इसका अगर वैल्यू 62 आता है तो इसका वैल्यू 62 आना चाहिए। तो इसका 118 हो जाएगा क्योंकि लीनियर पेयर है, इसका भी 118 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर मान लीजिए ये पैरेलल लाइन होने के कारण हमें ये 95 दिया है यहाँ। अगर ये 95 दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 55 190, तो ये 85 होना चाहिए क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर यानी कि ये जो एंगल है तो ये एंगल 180 बनना चाहिए। अगर ये 85 है तो इसका अपोजिट ये है, तो ये 85 होना चाहिए और ये 95 होना चाहिए। लेकिन अगर ये 95 है तो ये जो 2 वाला एंगल है तो ये 95 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये 85 तो ये 85 होना चाहिए। ये 85 क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसके अपोजिट ये एंगल है तो ये 85 हो जाएगा, और इसके अपोजिट ये है तो ये 95 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका कैलकुलेशन है। A shopkeeper earns a profit of ₹5 per bag of grey cement and loss of ₹3 per bag of white cement sold. If the shopkeeper sells 3000 bags, तो हमने यहाँ लिखा है ग्रे सीमेंट पे उसको प्रॉफिट का 5 का हो रहा है तो उसको हमने +5 लिखा है। एंड वाइट सीमेंट जो है तो उसके ऊपर अगर सेल करने के बाद पर बैग उसको ₹3 का लॉस हो रहा है। तो हमें क्या दिया है, 3000 उसने ग्रे सीमेंट की बैग बेची, एंड
एंड 2000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट का उसने 2000 बैग बेची, तो हमें पूछा है कि फाइंड लॉस और प्रॉफिट। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें 5 इंटू 3 का, तो ये 15,000 हो रहा है वैल्यू, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये -6,000 हो रहा है। तो यानी कि प्रॉफिट 15,000 हो गया है 15,000 एंड लॉस -6,000 है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू +9,000 आ रहा है। यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट ओवरऑल 9,000 का होना चाहिए, कि जो हमें आंसर में भी दिया है ऑलरेडी।